Hello everyone, here is a new video on marine insurance. In this I am going to tell you something more about the marine insurance that was not covered under the other videos. We will cover the marine losses. Marine losses जो है बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, टोटल लॉस एंड पार्शियल लॉस. ठीक है, टोटल लॉस होता है एक्चुअल टोटल लॉस एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, जिसको आगे मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगी. और पार्शियल लॉस में हम पर्टिकुलर एवरेज लॉस एंड जनरल एवरेज लॉस देते हैं. और कुछ चार्जेस भी पार्शियल लॉस से रिलेटेड ही होते हैं, जिनको हम साल्वेज चार्ज एंड पर्टिकुलर चार्ज कंसीडर करते हैं. एक्चुअल टोटल लॉस होता है जो हम कंसीडर करते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई है. या तो हम ये कह सकते हैं मान लो शिप मिसिंग हो गई है, उसकी वजह से आप जो है उसको रिकवर नहीं कर पा रहे, बहुत टाइम आपने वेट भी किया, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे लिए एक्चुअल टोटल लॉस हो गया है. या एक्सीडेंटल जो है शिप पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उस केस में ये एक्चुअल टोटल लॉस होता है. कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होता है जो कि हम कंसीडर करते हैं शिप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुई, या सब्जेक्ट मैटर जो शिपमेंट के थ्रू हम ला रहे थे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसको रिकवर किया जा सकता है. लेकिन उसकी रिकवरी की जो कॉस्ट है, जितनी एक्चुअल वैल्यू जो है सब्जेक्ट मैटर की है उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस माना जाता है. ठीक है, अभी डिटेल में एग्जांपल के साथ मैं आपको फर्दर प्रोविज़न्स के थ्रू बताऊंगी इनके बारे में. एंड पार्शियल लॉस की जैसे हम बात करें कि कंप्लीट में तो 100% जो है चीज़ ख़त्म हो रही है. पार्शियल में क्या हो रहा है कि कुछ परसेंटेज जो है सब्जेक्ट मैटर का डैमेज हो रहा है, तो वो पार्शियल लॉस में आता है. मतलब पार्टली डैमेज हो रहा है, तो ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पे लॉस कंसीडर नहीं हो सकता. पर्टिकुलर एवरेज लॉस जो कि एक्सीडेंटली होता है, जो मराइन पेरिल्स हैं उनकी वजह से अगर कोई पार्टली लॉस हो रहा है तो वो पर्टिकुलर एवरेज लॉस के अंडर आता है. जनरल एवरेज लॉस कंसीडर किया जाता है कि अगर कोई भी मिसहैपनिंग हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी जो कि मराइन पेरिल्स के अंडर कवर है, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचाने के लिए जो भी इंश्योर्ड है उसके जो भी पर्सन्स हैं वो सब उस लॉस को कम करने की कोशिश करते हैं. तो उनके थ्रू किया गया सेक्रीफाइस और एक्सपेंडिचर वो हमारे जनरल एवरेज लॉस के अंडर आते हैं. एंड चार्जेस में है सैल्वेज चार्जेस. सैल्वेज चार्जेस वो पर्टिकुलर कोई सैल्वर होता है जो कि हमारी जो है एक्सीडेंट के टाइम या किसी भी तरीके की शिपमेंट में प्रॉब्लम होने के टाइम हमारी हेल्प करता है, तो उसको जो आप रिवॉर्ड के फॉर्म में जो भी प्राइस पे करते हो, तो वो एक तरह से सैल्वेज चार्जेस में आ जाता है. पर्टिकुलर चार्जेस ये कंसिडर किए जाते हैं कि जो भी शिपमेंट है वो जो मान लो शिप है आपकी कहीं फंस गई थी या कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो गई थी, वहाँ से आपने उसको रिकवर किया, उसके बाद पर्टिकुलर चार्जेस बेसिकली सू एंड लेबर क्लॉज से रिलेटेड होते हैं. उस शिप पे जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी कार्गो है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना हो, तो उस पूरे शिप की जो है मरम्मत की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है, तो वो सब पर्टिकुलर चार्जेस के अंडर आते हैं. ठीक है, अब आगे हम इनको थोड़ा सा और प्रोविज़न्स के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये लॉस एंड अबेंडमेंट के फॉर्म में जो है एक्ट के अंडर बताया गया है, जो इंडियन मैराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 है, जिसमें फर्स्ट हमारा सेक्शन यहाँ पे रहता है इंक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड लॉसेस. इंक्लूडेड लॉसेस मराइन पेरिल्स में कौन से लॉसेस को कंसीडर किया जाएगा, एक्सक्लूडेड लॉसेस कौन से लॉसेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो इंश्योरर जो है लाइबल रहता है उन लॉसेस के लिए जो कि प्रॉक्सिमेट कॉज होते हैं बाय द इंश्योर्ड पेरिल्स. प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज है वो अप्लाई होते हैं. ठीक है, तो पॉलिसी में वो पर्टिकुलर इंश्योर्ड पेरिल्स के बारे में बताया जाता है जो कि मराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963 के अंडर जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं के लिए जो है लाइबल रहेगा इंश्योरर. एक्सक्लूडेड लॉसेस होते हैं जिनको कि पेरिल्स के अंडर नहीं माना जाता है, जिनके लिए आपको इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा. जैसे कि अगर हम कहें कि जनरल जो समुद्र में जब यात्रा होती है तो लहरें उठती हैं, तो वो जनरल सी बात है कि होती हैं, उससे थोड़ा बहुत अगर नुकसान होता भी है तो उसके लिए इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाएगा. ठीक है, या फिर बिना किसी रीज़न के जो है डिले किया जा रहा है तो उसके लिए भी कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा. और कोई ऑर्डिनरी जो है वियर एंड टीयर के जो एक्सपेंसेस होते हैं या छोटी मोटी लीकेज हो गई
कोई रैट्स या और कोई छोटे मोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं उनसे कोई नुकसान हो गया थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ों का इंश्योरेंस कवर इसमें नहीं मिलता। देन नेक्स्ट इज़ पार्शियल एंड टोटल लॉसेस। पार्शियल लॉसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो टोटल लॉस नहीं है वो पार्शियल लॉस है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जो टोटल लॉस है इसमें कम्प्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाती है, सब्जेक्ट मैटर की फिजिकल एग्जिस्टेंस एक तरीके से ख़त्म हो जाती है। पार्शियल लॉस है उसमें कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होती, ओनली पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो भी कार्गो ले जाया जा रहा है या जो भी शिपमेंट है उसका पर्टिकुलर कुछ परसेंटेज या कोई पार्ट जो है डिस्ट्रॉयड होता है ड्यू टू द मराइन पेरिल्स, जिसमें कि हम कंसीडर कर सकते हैं मराइन पेरिल्स कौन से हुए हमारे, फायर लगी है या फिर कोई शिप संक हो जाती है किसी रीज़न से, या फिर आपस में शिप का टकराव हो जाता है, तो ये चीज़ें जो है हमारी यहाँ कवर हो सकती हैं। जब इंश्योर का सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है और उसमें जो भी सामान रखा गया है वो इस तरीके का नहीं रहता जैसा कि इंश्योर कराया गया है, मतलब जिस चीज़ों का इंश्योरेंस कराया गया है वो वैसी चीज़ नहीं रहती, मतलब बेकार हो जाती है एक तरह से इंश्योर के लिए, तो वो एक्चुअल टोटल लॉस में माना जाता है और इसके लिए अबंडमेंट का कोई नोटिस नहीं दिया जाता। इसमें हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कोई फूड जो है स्टफ़ ले जाया जा रहा है वो बिल्कुल ख़राब हो गया किसी भी रीज़न से, फायर की वजह से या संक होने की वजह से, या बहुत देर दिन जो है शिप मिसिंग रही और उसके बाद भी उसका पता नहीं लग रहा, दैट मीन्स हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो चीज़ें जो भी हैं ऑलरेडी ख़राब हो गई होंगी। एक शिपमेंट के थ्रू ग्लास पेंटिंग से जाई जा रही थी और वो जो है पूरी तरीके से क्रश हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो वो अब आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है। तो इंश्योर के लिए जो चीज़ पूरी तरीके से बेकार हो जाती है तो वो एक्चुअल टोटल लॉस में आता है, तो यहाँ पे अबंडमेंट के नोटिस की ज़रूरत नहीं रहती। अगर कोई एडवेंचर जो है मिसिंग हो गया है, मतलब कोई शिप आपकी नहीं मिल रही, काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे थे उसको ट्रेस करने की, लेकिन रीज़नेबल टाइम एक्सपायर होने के बाद भी वो नहीं मिलती, तो एक्चुअल टोटल लॉस यहाँ पे रिज्यूम कर लिया जाता है, तो इसको हम एज्यूम टोटल लॉस भी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ हियर द सेक्शन 60 कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस। एक्चुअल टोटल लॉस में तो ये था कि शिप जो है संक हो गई या कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई फायर से, तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, गुड्स इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई कि जैसी वो इंश्योर कराई थी वैसी वो रहती ही नहीं है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस की, ये तब होता है जब हम शिप को जो है अबंडन कर दिया जाता है कुछ रीज़न्स की वजह से। ऐसे वो रीज़न्स होते हैं जिसमें ये माना जाता है कि ये कॉमर्शियली वाइबल नहीं है कि शिप को या कार्गो को रिट्रीव किया जाए, किसी तरीके से शिप को या कार्गो को वापस जो है लिया जाए। मान लो कि तूफ़ान में या किसी भी वजह से शिप डूब जाती है और सामान जो है अभी ठीक है, मतलब पूरी तरीके से वो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन जब आप उसको वहाँ से निकालने के लिए एफ़र्ट करोगे और उस शिप को रिकवर करोगे तो एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो जो उस सब्जेक्ट मैटर की एक्चुअल वैल्यू है उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा कि आप उस शिप को या उस कार्गो को रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये हम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस मान लेते हैं। सपोज़ इसमें आप ये कंसीडर कर सकते हो कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो भी शिप है या उस पर जो भी सामान जा रहा था, उसकी आलमोस्ट वैल्यू जो है 50 लाख तक की है, और जब आप उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हो, मान लो वो संक हो जाती है और उसकी वजह से जो है आपका सामान डूब गया है, तो आप उसको वापस निकालना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको 60 लाख तक की जो है वहाँ पे कॉस्ट आने वाली है। तो आप क्या कंसीडर करोगे कि इसको जो है छोड़ देना चाहिए, वी शुड लेफ्ट ओवर दिस शिप। ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है कि आपको जहाँ पे लग रहा है कि एक्सपेंसेस ही इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको जो है वो पर्टिकुलर चीज़ें वापस लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं मिलने वाला, जो सब्जेक्ट मैटर आप इतना पैसा लगा के वापस लोगे और बाद में उसकी वैल्यू ही उतनी नहीं है, तो आपको कॉमर्शियली कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। तो फाइनेंशियली आप ये सोचते हो कि इस शिपमेंट को जो है अबंडन कर दिया जाए, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, जो कि सेक्शन 61 में बताया गया है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस होते हैं तो एश्योर्ड जो है इसको या तो मान सकता है पार्शियल लॉस, या फिर इसको ट्रीट किया जा सकता है एक्चुअल लॉस बाय अबंडनिंग द सब्जेक्ट मैटर टू द इंश्योरर। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपको पता है कि इससे हमें जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला,
तो इंश्योर्ड क्या करता है, उसको अबंडन ही कर देता है सब्जेक्ट मैटर को। तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस का मेन इफेक्ट यही होता है कि सब्जेक्ट मैटर को अबंडन कर दिया जाता है, उसका परित्याग कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द नोटिस ऑफ अबंडमेंट। सेक्शन 62 एश्योर्ड को ये देखना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है एक तरीके से कि उसको सब्जेक्ट मैटर अबंडन करना है, मतलब उसको सब्जेक्ट मैटर लेफ़्ट ओवर कर देना है, छोड़ देना है या नहीं छोड़ना। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब वो डिसाइड कर लेता है कि उसको अबंडन करना है तो इसका एक नोटिस जो है इंश्योरर को भेजा जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जो भी लॉस हो रहा है उसको पार्शियल लॉस की तरह देखा जाएगा। अगर इंश्योर्ड ये चाहता है कि वो पार्शियल लॉस की तरह ट्रीट ना हो बल्कि उसकी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस माना जाए, तो अबंडमेंट का नोटिस वहाँ पर दे दिया जाता है। जो ये नोटिस दिया जाएगा, दिस नोटिस मस्ट बी गिवन इन राइटिंग और ओरली, या फिर पार्टली राइटिंग में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है। नोटिस जो है अबंडमेंट का बहुत ही ध्यान से देना चाहिए। रिलायबल जो है इंफॉर्मेशन लॉस की जब आपको मिल जाती है, एश्योर्ड के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तभी उसको अबंडमेंट करना चाहिए। अगर उसको लगता है कोई डाउटफुल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में उसको इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, तो पहले वो इंक्वायरी करेगा, उसके बाद ही एश्योर्ड जो है अबंडमेंट का नोटिस देगा। अगर प्रॉपरली जो है अबंडमेंट का नोटिस दिया जा रहा है इंश्योर्ड के थ्रू, तो इंश्योरर जो है अबंडमेंट को एक्सेप्ट करेगा और उसको रिफ्यूज़ करने का उसको राइट नहीं है, क्योंकि वो इंश्योर्ड के राइट्स को प्रेजुडाइज नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस अबंडमेंट की एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। नोटिस जो है अबंडमेंट का अगर एक्सेप्ट कर लिया गया है तो बाद में उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, ये इरिवोकेबल होता है। अब आता है इफेक्ट ऑफ अबंडमेंट की। अबंडमेंट अगर किया जा रहा है, नोटिस प्रॉपरली दिया जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव रहेगा। अगर वैलिड अबंडमेंट किया गया है तो इंश्योरर टेक ओवर कर लेता है जितना भी इंटरेस्ट इंश्योर्ड का पर्टिकुलर शिप में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में होता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा कि इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को रिस्क कवर टोटल प्रोवाइड कर देगा, जितनी भी उसकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मैटर सारा डिस्ट्रॉयड कंडीशन में इंश्योरर के पास आ जाता है और वो उसको आगे अगर लगता है उसको कि सेल हो सकता है तो वो उसको आगे सेल कर सकते हैं। शिप अगर ओनर की गुड्स को ले जा रही है तो उस केस में जो है इंश्योरर को अब राइट मिल जाता है कि वो जितना भी उस शिप को ले जाने की जो कैरीज हैं वो सब एज अ रेम्यूनरेशन, रीजनेबल रेम्यूनरेशन के फॉर्म में ले सकता है। अगर फ्रेट अर्न किया जा रहा है तो इंश्योरर को वहाँ पे फ्रेट लेने का राइट मिल जाता है उस पर्टिकुलर शिपमेंट से। उसमें से वो एक्सपेंसेस डिडक्ट कर दिए जाते हैं जो उस फ्रेट को अर्न करने में किए जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज़ हियर सम प्रोविजंस रिलेटेड टू पार्शियल लॉस, जिसमें एक बार और मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अबाउट द पर्टिकुलर एवरेज लॉस सेक्शन 64, साल्वेज चार्जेस सेक्शन 65 एंड जनरल एवरेज लॉस सेक्शन 66। Particular average loss is the partial loss of subject matter due to insured perils. It is accidental loss due to storm, fire और other marine perils। इसके साथ जो है हम अगर particular charges को भी देखना चाहें तो particular charges are different than general average charges and salvage charges। के अलावा जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सही तरीके से रखने के लिए, सू एंड लेबर के पर्टिकुलरली इसमें हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर चार्जेस के अंडर आते हैं। इसके बाद जो है सैल्वेज चार्जेस सेक्शन 65 की बात करें तो सैल्वेज चार्जेस जो किए जाते हैं ये लॉस को प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं। ऐसा लॉस जो कि इंश्योर्ड पेरिल्स की वजह से हो रहा है। सैल्वेज चार्जेस का मतलब होता है चार्जेस जो रिकवरेबल हैं मैरीटाइम लॉसेस के अंडर बाय अ सेल्वर इंडिपेंडेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स किसी सेल्वर के थ्रू अगर शिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इमरजेंसी के टाइम पे, मान लो कि आपने जो इंश्योर्ड पेरिल है, इंश्योर्ड पेरिल में आपका जो है जो स्ट्रॉम है, तूफ़ान है, उसको कंसीडर किया जा रहा है, तो उस तूफ़ान से बचाने के लिए कोई एक और जो है शिप आ रही है पास से, तो उसके मास्टर या कोई भी आपको जो है हेल्प करते हैं और आपकी शिप को जो है बचाते हैं, आपकी शिपमेंट को या कार्गो को बचा रहे हैं। तो उस टाइम पे साल्वर को जो आप रिवॉर्ड दोगे या जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब साल्वेज चार्जेस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ये एक तरह से जो आउटसाइड साल्वर है उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें एश्योर्ड या उसका एजेंट या और कोई पर्सन जो उसने एम्प्लॉयड किया हुआ है अपने आप से, उनके थ्रू किए गए एक्सपेंसेस को या उनको जो भी दिया जा रहा है वो चीज़ें इसमें कवर नहीं होती। देन
जनरल एवरेज लॉस जो कि सेक्शन 66 में आता है। जनरल एवरेज लॉस में हम जनरल एवरेज एक्सपेंडिचर और जनरल एवरेज सेक्रीफाइस को कंसीडर करते हैं। जनरल एवरेज सेक्रीफाइस, इसको हम एग्जांपल से अगर देखें, जैसे मैरीटाइम पेरिल्स जो हमारे यहाँ समुद्री जोखिम की वजह से शिप को कोई नुकसान हुआ, मान लो आग लग गई शिप में या कुछ और दिक्कत हुई, तो उसकी वजह से आप जो है कार्गो को बचाने की कोशिश करते हो, जो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो एश्योर्ड ने कोशिश की या एश्योर्ड के और जो क्रू मेंबर्स थे, जो भी पर्सन्स वहाँ पे थे, उन सब ने कोशिश की, तो वो सब जनरल एवरेज जो है एक्सपेंडिचर एक तरह से माने जाते हैं। और ये कॉमन एक्सपेंडिचर होते हैं। दिस विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द शिप ओनर एंड बाय द कार्गो ओनर एंड बाय द फ्रेट ओनर, ये सभी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन हमने जो पर्टिकुलर जो एक्सपेंसेस की बात की थी, वो सिर्फ कार्गो का जो ओनर है उसी को ही बियर करने होते हैं और उसको वो सारे इंश्योरेंस कंपनी से बाद में रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। और जनरल एवरेज सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं, मान लो कि अगर ऐसा लगता है कि शिप को बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से शिप डूब सकती है, अगर यहाँ पे शिप को डूबने से बचाने के लिए शिप का थोड़ा सा सामान जो है मान लो बाहर डाल दिया जाए, क्योंकि शिप का वेट बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वेट यहाँ कम किया गया है, तो ये एक तरह से सेक्रीफाइस किया गया है शिप को बचाने के लिए, तो ये हमारा माना जाता है सेक्रीफाइस के अंडर, कभी इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको जो है 2 टर्म्स एक तरह से यहाँ पे बताना चाहती हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया था कि शिप डूबने वाली है और उसको बचाने के लिए कुछ सामान थ्रो आउट कर दिया, तो ये जेटिसन होता है। और एक होता है इसी तरीके का एक्ट होता है जिसको हम बैरिट्री कहते हैं, इसमें भी क्या है कि सामान को थ्रो आउट किया जाता है, लेकिन ये होता है शिप के मालिक को या जो कार्गो जिसका भी है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। मान लो कि जो क्रू मेंबर है या कोई भी और पर्सन है, वो जानबूझ के जो जिसकी शिपमेंट जा रही है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अगर सामान को बाहर फेंक देते हैं, तो वो बैरिट्री के अंडर आता है और इसको गलत माना जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।